हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के इस ऑनलाइन सेगमेंट में, जहां आज हम मिलकर डिस्कस करेंगे एनडीए का प्रीवियस ईयर जो पेपर है उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। जी हाँ, तो जो केमिस्ट्री पोर्शन है हम उस पर चर्चा करेंगे कि केमिस्ट्री पोर्शन के क्या क्या क्वेश्चंस थे, उनके करेक्ट आंसर क्या होने चाहिए। तो आइए देखते हैं उनके करेक्ट आंसर क्या क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक संश्लेषित अपमार्जक नहीं है। देखिए क्या कहा है कि सबसे पहली बात तो क्या कहा, संश्लेषित अपमार्जक की बात की है। मतलब ये कहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिंथेटिक डिटर्जेंट। संश्लेषित अपमार्जक, तो देखो संश्लेषित अपमार्जक नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि वो या तो अपमार्जक ही नहीं है या फिर वो नेचुरली ऑब्टेन हुआ है। बट हम तो जानते हैं कि इन्हें नेचुरली ऑब्टेन तो कैसे करेंगे, क्या इन्हें मतलब जो सिंथेटिक आपके पास या डिटर्जेंट जो होता है उसे नेचुरली ऑब्टेन तो हम कर ही नहीं सकते। हम क्या जानते हैं कि हमारे पास जो अपमार्जक होते हैं वो कैसे होते हैं? पहली बात, आयोनाइज्ड होते हैं। क्या होते हैं? आयोनाइज्ड होते हैं, है ना, मतलब आयनीकृत होते हैं। कैसे होते हैं? आयनीकृत होते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, इनके अंदर सल्फोनिक एसिड होते हैं। क्या? सल्फोनिक एसिड होते हैं, ठीक है, या सल्फोनिल एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? सल्फोनिल एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? सल्फोनिल। या इनके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। कौन से एसिड होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। बट इनके अंदर एल्कोहल तो नहीं होता, एसिटिक तो नहीं होता है। क्या? एल्कोहल और एसिटिक तो नहीं होता। फिर ये क्या कर रहा है यहां पर? इसका मतलब क्या हो जाएगा? यही आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन डी जो है वही इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। कौन सा? डी आंसर होगा इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है, क्या कहा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिएगा क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा स्वच्छ ईंधन का एक उदाहरण है। जी हाँ, देखिए स्वच्छ ईंधन क्या होता है इसका मतलब समझो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ क्लीन फ्यूल। स्वच्छ ईंधन क्या होता है? क्लीन फ्यूल क्या होता है? क्लीन फ्यूल वो होता है जो पॉल्यूशन कम करता है। क्या कहा? जी हाँ, जो लेस पॉल्यूशन करता है, मतलब कम प्रदूषण करने वाला। क्या करने वाला? कम क्या करने वाला? प्रदूषण करने वाला, ठीक है ना। और कौन सा फ्यूल ऐसा होता है जो लेस पॉल्यूशन करता है? जी हाँ, कम प्रदूषण करने वाला कौन सा होता है? जिसमें जीवाश्म की मात्रा कम होती है, जीवाश्म कम होते हैं। जी हाँ, और साथ में यदि बात करें, क्या नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो होते हैं वो कम होते हैं। जी हाँ, नंबर ऑफ कार्बन एटम भी जो है वो लेस हो। क्या? नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो भी कैसा हो? लेस हो। कार्बन एटम्स जो है वो भी कैसे होने चाहिए? कम होने चाहिए। जब ये दो चीजें हमारे पास अवेलेबल होती हैं तो हमारे पास सीधी बात क्या हो जाती है? जी हाँ, कोक के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बहुत सारे होते हैं, प्रोपेन के अंदर 3 नंबर कार्बन एटम्स होते हैं केवल। इसका मतलब सबसे शुद्ध कौन सा है? प्रोपेन ही है। पेट्रोल जो होता है ये पेट्रोलियम सब्सटेंस है, और जो वैक्स है ये दोनों भी पेट्रोलियम सब्सटेंस है, जिनके अंदर जी हाँ 100 मच कार्बन एटम्स कार्बन होते हैं, ठीक है ना, जिनके अंदर कार्बन जो होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं। ये सीधी बात हुई। नेक्स्ट देखो क्या है। नेक्स्ट में निम्न में से कौन सी धातु शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। अच्छा, कोल्ड वाटर के साथ कौन सी मेटल है वो रिएक्शन नहीं करती? क्या कहा? कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और सोडियम। तो देखो क्या ओनली हायर रिएक्टिव मेटल्स, हायर रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ जो अति क्रियाशील धातुएं होंगी ना मेरे सखा, वो ही ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, शीतल जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। अच्छा, अब आप ये सोच रहे हैं कि ब्रैकेट क्या कर रहा है? हायर रिएक्टिव मेटल्स को बता रहा है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है ना। जी हाँ, कैल्शियम जो है
वो भी इसी के अंतर्गत आता है। बट जो आपके पास मैग्नीशियम है ना, क्या आंसर करेक्ट ये होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो मिडिल रिएक्टिव मेटल्स में भी लो है। क्या? मिडिल रिएक्टिव मेटल्स, ये है आपके पास लो मिडिल रिएक्टिव मेटल, लो मिडिल रिएक्टिव मेटल। जब ये लो मिडिल रिएक्टिव मेटल है तो ये जो है किसके साथ रिएक्शन करती है? जी हां, लेस रिएक्टिव विद हॉट वाटर। जी हां, लेस रिएक्टिव विद हॉट वाटर एंड गुड रिएक्शन और गुड रिएक्टिव विद वेपर, स्टीम कह सकते हो। भाप के साथ तीव्र गति से क्रिया कर लेती है। तो आंसर क्या आएगा? मैग्नीशियम। नाउ द नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस युग में आयन सम इलेक्ट्रॉनी है? मतलब इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर द आयंस आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। इट मीन सम इलेक्ट्रॉनी मतलब आयन जो है वो कैसे आइसो इलेक्ट्रॉनी है। सम इलेक्ट्रॉनी का मीन क्या है? क्या सम इलेक्ट्रॉनी जो है उसका मीन क्या है? देखिए, सम इलेक्ट्रॉनी जो है इसका अर्थ जो होगा वो हम बताते हैं आपको। सम इलेक्ट्रॉनी का सीधा सीधा जो तात्पर्य है, क्या सम इलेक्ट्रॉनी जो है इसका सीधा सीधा तात्पर्य ये होता है ऐसी स्पीसीज जिनमें समान इलेक्ट्रॉन होती हैं, समान इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज। तो देखो, मैग्नीशियम Mg+2 जो होगा, Mg+2 के पास जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होंगे 10 और आर्गन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स है 18। कितने? 18। जब यहां सोडियम और इसकी बात करते हैं तो सोडियम जो है Na+ मींस कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स। और आपके पास O2 का मतलब कितना हो गया? O2- का मतलब भी हो गया 10 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 8 तो पहले से होते हैं, 2 इससे गेन कर लिए। इसका मतलब ये क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ये क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एल्यूमिनियम में देखो Al3+, तो इसमें कितने हो गए भाई? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और Cl- की बात करें तो कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। फिर आपके पास K+ में कितने हो जाते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। और Ne में कितने हो जाते हैं? Ne का मतलब हो गया 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो सिर्फ यही पेयर है जिसमें क्या है? समान इलेक्ट्रॉन्स है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? रंग लेपो मतलब पेंट में योजक के रूप में निम्न में से किसे प्रयुक्त किया जाता है? टाइटेनियम डाइऑक्साइड, नोवोलोक, थैलोसाइनिन और सिलिकॉन। किसके रूप में यूज ले रहे हैं भाई? ये देखो, सबसे पहले तो क्या किसके रूप में यूज ले रहे हैं, सबसे पहले हमें ये देखना होता है। तो सीधा पता चल रहा है ना किसके रूप में? जी हाँ, यूज्ड एज बाइंडर इन पेंट्स। क्या बाइंडर इन पेंट्स जो है इसे यूज लिया जा रहा है। ठीक है ना? चलिए अब देखो, बात करते हैं टाइटेनियम ऑक्साइड जो होता है ना। क्या टाइटेनियम ऑक्साइड का यूज कहां किया जाता है? ये काम आता है विरंजक पदार्थ बनाने में। विरंजन मतलब ब्लीचिंग, और साथ में अपारदर्शी पदार्थ के निर्माण में। किसके? अपारदर्शी पदार्थ बनाने में। ठीक है। नोवोलेक जो होता है ये पेंट का, जी हां, क्या ये करेक्ट आंसर है? क्या है ये बाइंडर इन पेंट्स होता है। क्या होता है? बाइंडर इन पेंट्स होता है। ठीक है। आप लोगों को याद होगा क्या? फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन अगर आप लोगों को याद है, नोवेलेक आपने वहां पढ़ा है। जी हां, क्या नोवेलेक आपने वहां पढ़ा है जहां आपने फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन पढ़ा है। मतलब एल्डिहाइड और जो आपके पास फिनॉल होती है, इनकी रिएक्शन से नोवेलेक जो होता है ऑब्टेन होता है। जी हां, किससे? क्या फिनॉल और फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, जब इनका क्या किया जाता है? इनका बहुलकीकरण किया जाता है। क्या करते हैं? इनका बहुलकीकरण।
जी हाँ, जब इनका बहुलकीकरण किया जाता है तो हमारे पास नोवोलेक प्राप्त होता है, नोवेलेक जो है वो ऑब्टेन होता है। आंसर हो गया बी ऑप्शन। फिर थैलोसाइनिन की बात की जाती है तो थैलोसाइनिन का यूज किया जाता है एज अ मेडिसिन, वो भी किस में, जो न्यूमोनिया होता है या जिसे निमोनिया कहते हैं, जी हाँ, निमोनिया के संक्रमण के इलाज में। किसमें? निमोनिया के संक्रमण के इलाज में, उपचार में। ठीक। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन जो है वो उपधातु है, जी हाँ, जिसका उपयोग बहुत सारी जगह किया जाता है और मेनली इसका यूज किया जाता है क्या? कंप्यूटर चिप जो होती हैं वो बनाने में, कंप्यूटर चिप में कौन काम आता है? सिलिकॉन। तो पेंट बाइंडर अर्थात, जी हां, यदि बात करें पेंट में योजक कौन होता है तो वो कौन होता है? नोवेलेक होता है। क्या होता है? नोवेलेक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई अभिक्रिया के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? Fe की रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ कराई तो फेरस सल्फेट और कॉपर ऑब्टेन हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ऑब्टेन हो रहा है? FeSO4 ऑब्टेन हो रहा है। क्या? FeSO4, SO4 ये ऑब्टेन हो रहा है, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या है, सुनो, लोह अपचायक है। दूसरा, अभिक्रिया के बाद विलयन का रंग हरा हो जाता है। लोह की तुलना में कॉपर अधिक अभिक्रियाशील है और यह अभिक्रिया अपोपचय रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। रिएक्शन क्या है? रिएक्शन है भाई आपके पास क्या? Fe + CuSO4 और इससे क्या बना? FeSO4 + Cu। ठीक। अब ध्यान से सुनो, क्या होगा? Fe से FeSO4 बनेगा, CuSO4 से Cu बनेगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, Fe से FeSO4 बना तो ये 0 से +2 में पहुंचा, इट मींस क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया है। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और दूसरी तरफ ये +2 से 0 में पहुंचा तो क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर। अब दूसरी बात सुनिएगा, जिसका ऑक्सीडेशन हो जाता है वो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है? अपचायक होता है। क्या होता है? अपचायक। एक तरफ ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक तरफ रिडक्शन हो रहा है। क्या? एक तरफ ऑक्सीडेशन है और दूसरी तरफ क्या है? रिडक्शन है। तो दोनों अभिक्रिया एक साथ क्या कहलाएंगी? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी, मतलब अपोपचय अभिक्रिया। क्या कहलाएगी? अपोपचय अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक है। चलिए, बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब भाई क्या हो गया? इसका मतलब लोह अपचायक है तो ये स्टेटमेंट कैसी है? ट्रू है। दूसरा क्या कहा? अभिक्रिया के बाद विलयन का रंग हरा हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। क्या? कॉपर सल्फेट की वजह से कलर जो होता है वो क्या? इस सॉल्यूशन का जो कलर है वो कैसा हो जाता है? ग्रीन हो जाता है। इसका मतलब स्टेटमेंट जो है ये भी कैसा है? ट्रू स्टेटमेंट है। हाँ, लोह की तुलना में कॉपर अधिक अभिक्रियाशील है, ये इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है वो नॉट ट्रू और वी कैन से दैट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, और we can say it is a false statement. Yes, it is a false statement. Why? हम सब जानते हैं लोहा जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव है। लोहा जो है वो मिडिल रिएक्टिव मेटल्स होती है, जबकि कॉपर लो रिएक्टिव मेटल्स होती है। और दूसरी बात, अगर कॉपर ज्यादा रिएक्टिव होता ना भाई, Cu ज्यादा रिएक्टिव होता तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं होती। क्या कहा? ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो क्या? पॉसिबल ही नहीं होती। सो आंसर आप लोगों के सामने आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। निम्न में से कार्बनिक अम्ल कौन सा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और यहां पर थर्ड नंबर पर एसिटिक एसिड। देखिए, एक होते हैं आपके पास मिनरल एसिड्स जिन्हें कहते हैं खनिज अम्ल, ठीक है, और दूसरे होते हैं आपके पास कार्बनिक एसिड, कार्बनिक अम्ल। तो खनिज एसिड मतलब खनिज अम्ल कौन से होते हैं? खनिज अम्ल वो होते हैं जिनमें क्या? जी हां, ऐसे अम्ल जिनमें कार्बन जो होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। और ये क्या होते हैं? कार्बनिक अम्ल जो होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन जो होता है ये प्रेजेंट होता है।
ठीक। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl, मतलब ये खनिज अम्ल है। नाइट्रिक एसिड होता है HNO3, इसका मतलब ये खनिज अम्ल है। एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, इसका मतलब ये करेक्ट आंसर हो गया है। जी हाँ, CH3COOH यही है आपके पास कार्बनिक अम्ल। और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4, जो कि क्या है? खनिज अम्ल है। मिनरल एसिड होता है, क्या होता है? खनिज अम्ल है, मतलब क्या होगा? मिनरल एसिड होगा। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। एसिटिक एसिड इज अ ऑर्गेनिक एसिड। नाउ द नेक्स्ट वन इज डाई नाइट्रोजन और डाई ऑक्सीजन वायु के मुख्य अवयव है, परंतु ये अभिक्रिया करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? एनवायरमेंट में बात कर रहे हैं, जी हाँ, लेबोरेटरी में नहीं। अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है, जी नहीं, बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। जी हाँ, क्योंकि उत्प्रेरक कभी अभिक्रिया प्रारंभ नहीं करते हैं। क्या? उत्प्रेरक कभी अभिक्रिया प्रारंभ नहीं करते हैं। दूसरी, नाइट्रोजन के ऑक्साइड अस्थायी होते हैं, बिल्कुल नहीं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं वो स्थायी होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी कैसी है? फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक। नेक्स्ट, अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है, अतः इसके लिए अति उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। और लास्ट, अभिक्रिया होने के बाद वायु में N2 और की रस समीकरण मिति आदर्श नहीं है। रस समीकरण मिति तो आदर्श हो सकती है अगर रिएक्शन हो। इसका मतलब क्या? ये एकदम ट्रू स्टेटमेंट हो गया। क्या? अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है, इसके लिए अति उच्च ताप की आवश्यकता होती है। और साथ में क्या? एनवायरमेंट में या एटमॉस्फेयर में जो इतना ताप है, हाई टेम्परेचर नहीं होता, नॉट अवेलेबल, तो इसलिए रिएक्शन नहीं हो पाती है। ये इसका रीजन है, क्योंकि ये कैसी है? हाई टेम्परेचर पर होने वाली एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। अगला क्वेश्चन है C2H2O4.2H2O में ऑक्जेलिक अम्ल का तुल्यांकी भार क्या होगा? देखो सीधी बात है, यही ऑक्जेलिक एसिड है। क्या है? ऑक्जेलिक एसिड है। तो क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लिया कि ऑक्जेलिक एसिड का तुल्यांकी भार क्या होगा। तो देखो यहां पर कितने जल है? क्रिस्टलाइन 2 है। इसका मतलब आपके पास क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इज इक्वल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड अपॉन में कितना? 2। तो इक्विवेलेंट वेट क्या, मतलब मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? जी हाँ, क्या? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ C2H2O4.2H2O। तो ये कैसे कैलकुलेट करोगे रे सखा? देखो, कार्बन का होता है 12 गुणा में कितना? 2, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 गुणा में कितना? 2, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 गुणा में 4, और प्लस 2 इंटू कितना? वाटर का होता है 18। तो देखो 12 दूनी 24 प्लस 2 प्लस 16 चौक 64 प्लस 18 दूनी 36। तो देखो ये कितना हो जाएगा? 36 और 64, 100 प्लस 26 कितना हो गया? 126 हो गया है। जी हाँ, तो क्या कर लोगे अब? ये हो जाएगा 126/2, तो कितना हो जाएगा? 63 आ जाएगा, जो कि किस में है? ऑप्शन बी में है। क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्लियर? आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्र वायु के संपर्क में आने पर कॉपर की सतह पर एक हरे रंग की परत जम जाती है। निम्न में से किस यौगिक के बनाने के कारण ऐसा होता है? तो देखो ना भाई, क्या आर्द्र वायु के संपर्क में क्या आ रहा है? कॉपर आ रहा है। तो कॉपर प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन करानी है बस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। अब इनके बीच में रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? इनके बीच में रिएक्शन होगी तो बनेगा कॉपर ऑक्साइड, जो कि कैसा है? ग्रीन कलर की लेयर होती है, ग्रीन लेयर आती है इसकी। इसका मतलब ऑप्शन बी क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या? ऑप्शन बी, कॉपर ऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया करके क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न नहीं करेगा। देखो, क्या कौन सा पदार्थ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया करता है और क्या नहीं करता? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं करता। तो पहला कहा चूना पत्थर। तो चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है भाई? चूना पत्थर होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। बिना बुझा चूना होता है क्विकलाइम, मतलब CaO। अच्छा, खड़िया या चौक, अरे यही तो चूना पत्थर है, यही तो संगमरमर है।
तो यहां पर आंसर तो वैसे ही पता चल गया। क्या आंसर तो वैसे ही पता चल गया कि भाई चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर ये तो तीनों सेम है। क्या ये तीनों तो क्या है, सेम है। ये तीन तो कैसे हैं, सेम है। तो क्या बचा, आंसर आ गया बिना बुझा चूना। फिर भी मैं आपको रिएक्शन बताता हूं। क्या, कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन करानी है किसके साथ, HCl के साथ। कैसे करेंगे, देखो हीट करेंगे, यहां 2 रखेंगे तो क्या बनेगा, यहां से आपके पास बनेगा CaCl2 प्लस यहां से ये देगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में क्या, HCl रिमूव हो जाएगा, HCl रिमूव हो जाएगा। और जब कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कराओगे CaO प्लस HCl तो आपके पास क्या बनेगा, यहां 2 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, CaCl2 प्लस H2O जो है ये ऑब्टेन हो जाएगा। तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन नहीं होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है आपके पास, निम्न में से कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है। तो मिश्रण क्या होता है भाई, मिश्रण में आपके पास 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस होते हैं। मिक्सचर के अंदर कितने, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस होते हैं। 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस, मोर सब्सटेंस mix but there is no reaction in these, there is not any reaction and chemical bond in those, chemical bond in those, उनमें क्या कोई केमिकल बॉन्ड नहीं होता है। ठीक है ना, तो वो मिक्सचर है आपके पास। ठीक है ना जी हाँ, कोई केमिकल बंध नहीं होगा, कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी तो ही वो क्या है, मिश्रण है। अब देखो शहद, तो शहद के अंदर क्या होता है भाई, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, क्या वाटर होता है। किसके अंदर होती हैं ये सारी चीजें भाई, ये सारी चीजें किसके अंदर होती हैं, हनी के अंदर होती हैं। किसके अंदर होती हैं, हनी के अंदर ये सारी चीजें होती हैं। शहद में ये सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। ठीक है ना, ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, और यहां पर बात करें तो कुछ एसिड्स भी होते हैं। किसमें, जी हां, किसके अंदर, अच्छा यहां से जो ग्लूकोज है उसके अंदर। तो ग्लूकोज क्या है, ये इन सब का क्या है, मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ इन सब का। एयर क्या है, एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस। आइसक्रीम के अंदर देखिए फ्रूट्स होते हैं, ये आपको पता है, दूध होता है, क्रीम होती है, तो ये भी मिक्सचर है। तो मिक्सचर क्या नहीं है, जी हाँ, आइस जो होती है H2O, इट इज नॉट अ मिक्सचर। जी हाँ, इट इज अ प्योर सब्सटेंस, प्योर मैटर, इट इज नॉट अ मिक्सचर। सो आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सा लवण क्रिस्टलीय वृद्धि का उदाहरण है। क्या कहा, निम्न में से कौन सा लवण क्रिस्टल वृद्धि का उदाहरण है। रासायनिक अपक्षय, भौतिक अपक्षय, जैविक अपक्षय और जैव रासायनिक अपक्षय। तो देखिए क्रिस्टल वृद्धि का कारण क्या है, क्रिस्टल वृद्धि का कारण है आपके पास लवण क्रिस्टल वृद्धि। लवण क्रिस्टल वृद्धि किस कारण से होती है, भौतिक अपक्षय के कारण होती है, फिजिकल वेदरिंग की वजह से होती है। ये हुई सबसे पहली बात। दूसरी बात करते हैं इस पे, क्या कि ये होता क्या है। इसमें क्या होता है कि जो आपके पास सब्सटेंस होते हैं, क्या इसमें ये होता है, जो सब्सटेंस होते हैं ना, जी हाँ, पृथ्वी पर जो चट्टानें हैं वो टूटने लगती हैं। किसमें, पृथ्वी पर, पृथ्वी पर भौतिक बलों के कारण, भौतिक बल जैसे गुरुत्वाकर्षण, जैसे क्या, गुरुत्वाकर्षण, जी हां, जैसे क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण होगा, ताप में परिवर्तन होगा, ताप में परिवर्तन, परिवर्तन, विस्तारण बल इत्यादि के कारण, इत्यादि के कारण
जी हाँ, पृथ्वी पर भौतिक बल जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है, ताप में परिवर्तन है, विस्तारण बल है, इन सब के कारण क्या होता है, चट्टानों का टूटना। किसका? चट्टानों का टूटना। वो क्या कहलाता है? भौतिक अपक्षयन कहलाता है। क्या कहलाता है? फिजिकल वेदरिंग कहलाता है। और फिजिकल वेदरिंग की वजह से लवण क्रिस्टल वृद्धि होती है, मतलब साल्ट क्रिस्टल ग्रोथ जो है वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन, दंतवलक निम्न में से किस कैल्शियम यौगिक से बना हुआ होता है? दंतवलक की यदि बात करें तो हम लोग दंतवलक जो है उसे कहते हैं इनेमल। दांतों के ऊपर व्हाइट कलर की परत जो होती है, जी हां, क्या? दांतों पर सफेद रंग की परत। किस पर? दांतों पर किस रंग की? सफेद रंग की परत। किस रंग की? सफेद रंग की परत। जी हां, टीथ जो है उनके ऊपर व्हाइट कलर की जो लेयर होती है उसे क्या कहते हैं? उसे इनेमल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे इनेमल कहते हैं, अर्थात दंतवलक कहते हैं। और दंतवलक इतना कठोर होता है कि उसे 1000 साल तक पानी में रखे तो भी गलता नहीं है, पिघलता नहीं है। जी हां, तो वो किसका बना होता है? दंतवलक बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। किसका? दंतवलक जो है वो बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। और कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला होता है CA3PO4 का होल ट्वाइस। बाकी कैल्शियम कार्बोनेट तो आप जानते ही हैं, CaCO3। खड़िया कहो, चौक कहो, संगमरमर कहो, या फिर इसे मार्बल भी कह सकते हो, चूना पत्थर भी कह सकते हो। कैल्शियम सल्फेट CaSO4 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है ना? तो ये हुआ आपका पेपर कंप्लीट। सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए हैं। ऐसे ही मिलते रहेंगे, मुलाकात करते रहेंगे, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। राधे राधे।